हेलो एवरीवन, मैं समंता शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीएससी हिंदी माध्यम पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल डोज में आप सभी तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि आप एक फुल एनर्जी के साथ में पढ़ाई कर सके। लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती पानी गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी एस्पिरेंट्स कोशिश करते रहे और देखो किसी का देखा देखी कभी ना करें। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे, टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी, टॉपर्स के थ्रू बताया गया है। वो लोग गाइड करने के हिसाब से बताते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अलग है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है। ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी बिकॉज क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है। देखो ब्रेन सबका 100% काम करता है। ये कभी ना सोचे मेरा दिमाग कमजोर है, उसका दिमाग तेज है, कभी नहीं। टॉपर्स के कोई सीन, टॉपर्स आपकी तरह ही समय पर जो अब टॉपर बने हैं अपने खुद को मांझ कर, ठीक है। तो अब आपको भी खुद को मांझना है, परिश्रम करना है, ठीक है। और ये होगा जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, अपने आप की जो आप पे कमियां रह गई है उसको सुधार करेंगे, अपने वीक पॉइंट्स देखेंगे कि कहाँ आप कौन से सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा पोर्शन आपको कितने समय देना है। आपका अपना इंडिविजुअल ये पर्सनैलिटी में सुधार का ये पूरा एग्जाम है कि बिकॉज आपकी मैथ्स वीक है तो जरूरी नहीं है। टॉपर्स ने बताया है कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए भाई सीसेट का पेपर है तो सिर्फ 2 महीने आप इतने इतने पेपर्स आप अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर टेस्ट मॉक टेस्ट टेस्ट दे लीजिए और उसके बाद में आप पे सुधार हो जाएगा। नहीं, आपका अगर मैथ्स रीजनिंग वीक है तो वो टॉपर से कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको मैथ्स में टाइम देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी ह्यूमैनिटीज वीक है और टॉपर्स की जो स्ट्रेटेजी आपने देखी वो बेटर है, तो उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलना है। आपको ह्यूमैनिटीज में वर्क करना है, आपको खुद को देखना है, खुद को जांचना परखना है। उसके बाद में भाई अगर हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो हमें खुद एक बड़ी समस्या है। खुद को इंसान इतना ज्यादा जानता है कि बाकी सब लोग हमारे बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि हम खुद को कितना जानते हैं। आप खुद को जानते हैं, खुद के अंदर सुधार करना है कि आपके कौन से वीक पॉइंट्स है और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट्स करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। आई थिंक इतना मोटिवेशन का डोज काफी होगा और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे, विदाउट किसी की कंपैरिजन करें, ठीक है। खुद में आप खुद के अंदर खुद को सर्वे सर्वा समझना है। ऐसे नहीं भाई कि भाई आप किसी की कंपैरिजन करें, खुद को कम आके नहीं। आप एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर है और उसी तरह खुद को ट्रीट करें, जैसे आप ट्रीट करेंगे दुनिया वैसे आपको ट्रीट करेगी, ठीक है। आप खुद की वैल्यू करते हैं तो दुनिया भी आपकी वैल्यू करेगी, अदरवाइज दुनिया को कोई नहीं पड़ा है कि आप वो आपकी वैल्यू करे, ठीक है। तो सबसे पहले खुद के अंदर सुधार लाने की कोशिश करना है। सुधार कैसे? कि खुद को एज ए आप फ्यूचर में जो भी चाहते हैं वो उसी तरीके से ट्रीट करना है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो भी आपके सामने जो असफलताएं आती है वो आपके एक चैलेंज की तरह है, ठीक है। और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना। कौन क्या कर रहा है, वो तो इतने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गया, नहीं। आपको अपनी तैयारी देखनी है, आपको अपने हिसाब से चलना है, बिकॉज आपकी लाइफ है, आपके चैलेंजेस
उसके लाइफ के चैलेंजेस पर्टिकुलर किसी अदर व्यक्ति के चैलेंजेस से काफी अलग है, लेकिन सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, अप्स डाउन होते हैं। तो आपको अपनी लाइफ को जज करते हुए चलना है, किसी अदर व्यक्ति की लाइफ को जज करते हुए बिल्कुल भी नहीं चलना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मोटिवेशन आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया आज की क्लास में। तो यहाँ पर देखो ध्यान क्या देना है, आज की जो हम क्लास पढ़ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखो क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी जो है, जैसे हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, क्लियर, इतनी बात समझ में आ चुकी है। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ये चपटी है, तो भाई चपटा बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान क्या देना है, ये जो आपका ऊपरी भाग है ना अर्थ का, ठीक है, ऊपरी भाग कैसा है, अर्थ का जो ऊपरी भाग है वो ऊपरी भाग कैसा है, तो यहाँ पर क्या है, ये धरातलीय भाग आ गया, ये अर्थ का धरातलीय भाग आ गया, ठीक है। ये धरातलीय भाग हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, अर्थ, ये सरफेस आ गया, ठीक है, धरातलीय भाग है अर्थ का, ठीक है। भाई हर जगह तो धरातलीय भाग धरातल नहीं है जिस पर हम चल सके, कुछ एरियाज पे क्या है, महासागर है कि नहीं है, महासागर है ना। तो यहाँ पर ये मान लीजिए महासागरीय भाग आ गया अर्थ का, ठीक है। तो ये महासागरीय भाग या सागरीय भाग हम लोग समझ लेते हैं, जलीय भाग हम कह सकते हैं, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो धरातलीय, ये जो अर्थ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, ये धरातल हो गया। अब हम लोग अर्थ के आंतरिक भाग की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आंतरिक भाग की क्या कर रहे हैं, चर्चा, यानी इस धरातल से लेकर पृथ्वी के एकदम आंतरिक यानी केंद्र तक की हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। धरातल से लेकर जो पृथ्वी का जो केंद्र है ये कैसा है, किस प्रकार की यहाँ पर विशेषताएं पाई जाती है, क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है, ठीक है। तो कंप्लीट हम विश्लेषण आज के क्लास में करने वाले हैं। ये पता चल गया भाई ये क्या है, धरातल है, धरातल को और क्या कहा जाता है, तो क्रस्ट कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें ना कुछ वर्गीकरण है, कुछ विद्वानों ने वर्गीकरण दिए, आप भी विद्वान है, आप भी फ्यूचर में चलकर कुछ प्रतिपादित करेंगे सिद्धांत, तो आपके वर्गीकरण भी हो सकता है हमें पढ़ने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित दो महत्वपूर्ण वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक वर्गीकरण तो आपका किसका है, एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण है, एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण हमने पढ़ा। अब देखो अभी तक पढ़ा नहीं, शुरू किया है, ठीक है। तो एडवर्ड स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार जो आपका धरातल या पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, धरातल ही आंतरिक भाग है पृथ्वी का, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एडवर्ड स्वेस के अनुसार 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ एक और अर्थ, बिकॉज इसके अंदर हम लोग जो है दूसरा वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्रस्ट बना दिया, तो उसके अकॉर्डिंग भूकंपीय तरंगों के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है एक बार, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देना है, एडवर्ड स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ मान लीजिए ये तो आ गया आपका धरातल, ठीक है। तो एडवर्ड स्वेस ने बताया कि जो अर्थ है ना आपके 3 परतों के, भाई अर्थ का जो आंतरिक भाग है 3 परतों में विभाजित है, जिसमें सबसे जो पहली परत है, जो कि बार बार मैं डिस्कस करती हूँ, बता भी चुकी हूँ बहुत बार, तो सियाल है सबसे पहली परत, सेकंड परत आपकी सीमा है, और थर्ड परत कौन सी है, तो आपकी निफे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली परत जो सियाल है ना, सियाल मतलब जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पर देखो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट भी की चट्टानें भी पाई जाती है, आपके आगन्य और अवसादी शैली यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ अवसादी शैली ही यहाँ पर पाई जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये सीमा परत है जो कि सिलिका और आपके मैग्नीशियम से बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर निफे आ जाती है, तो आपके निकल और फेरस से बनी हुई, जिनमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटिक जो गुण है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत विद्यमान रहते हैं। और इसी निफे परत की वजह से अर्थ में क्या पाई जाती है, तो ग्रेविटी पाई जाती है। ग्रेविटी अर्थ के अंदर किसकी द्वारा पाई, मतलब किसके योगदान के फलस्वरूप पाई जाती है, तो निफे परत की वजह से पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स ध्यान है, ये जो सियाल सीमा है, तो इसने वर्गीकृत किया 3 पार्ट्स में एडवर्ड स्वेस ने, ठीक है। अब एडवर्ड स्वेस ने बताया कि सियाल और जो निफे है ना, इनके यहाँ पर ये सियाल के मध्य में एक तो, ठीक है, सियाल के मध्य अंतर्गत, ठीक है, ये सियाल आ गई आपकी परत,
तो लहर आ गई ये सियाल, तो सियाल के मध्य, सियाल और सीमा के मध्य में, और एक यहाँ पर सीमा और निफे के मध्य में, यहाँ पर क्या है, अर्थ द्रव अवस्था में पाई जाती है। भाई देखो जो निफे का पार्ट है वो कैसा है, ठोस है और बहुत ज्यादा ठोस है। सबसे ज्यादा जो ठोस पदार्थ, ठोस जो पदार्थ पाए जाते हैं, चट्टाने हैं, वो ठोस चट्टाने निफे में ही पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ अवसादी भी पाई जाती है और आगन्य भी पाई जाती है। ध्यान रखना है, आगन्य और अवसादी दोनों ही शैलें पाई जाती है, ठीक है। और ठोस सबसे ज्यादा जो आगन्य शैलें हैं वो कहाँ पर पाई जाती है, तो आपके पृथ्वी के केंद्र में, यानी कि निफे के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो सियाल और सीमा है ना, तो आपके सियाल और सीमा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सियाल व सीमा के मध्य, सियाल व सीमा के मध्य में एक जो है द्रव यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से द्रव अवस्था के अंतर्गत एक पूरी बेल्ट है, जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक तरल अवस्था में एक नदी बहती है। तो नदी ये सिर्फ वाटर जैसे, मतलब आप जैसे जल की नदी नहीं है, ये नदी है किसकी, जो चट्टाने यहाँ सियाल और सीमा की जो चट्टाने हैं ना, यहाँ पर क्या है, गर्मी की वजह से, मैंने बताया सनरेज आती है, सनरेज की वजह से क्या है, जो ऊष्मा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्रवेश करेगी ना, तो वो वापस भाई आंतरिक भाग में गई। सुबह सुबह से जैसे मान लीजिए सनराइज हुआ, तो सनराइज होने के बाद में जो सनरेज जो सूरज से निकलती है, सूर्य से, तो वो अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगी। उसके बाद में क्या है, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाएगी। जब ये आंतरिक भाग में यहाँ पर एंटर होती है, तो उसके बाद में क्या है, दिन में हमें देखते हैं हम लोग, जैसे जैसे सूरज ढलता है सूर्य, उसके बाद में आपके धरातलीय भाग ठंडा हो जाता है, बिकॉज ऊष्मा तो कहाँ जा चुकी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएगी तो वो गर्मी हड़कंप तो मचाएगी, तो यहाँ पर क्या करती है, चट्टानों को क्या कर देती है, पिघला देती है। जब ये चट्टाने यहाँ पर पिघली हुई अवस्था में आ चुकी है, तो मतलब ये किस में चेंज हो चुकी है, यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ के जो खनिज है, मिनरल्स है, बहुत सारे रसायन है, वो किस में चेंज हो चुके हैं, द्रव अवस्था में, पूरे चट्टानों समेत द्रव अवस्था में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव पाया जाता है ना, तो इस पट्टी को क्या कहा जाता है, संक्रमित पट्टी कहा जाता है, ठीक है। अदरवाइज एडवर्ड स्वेस ने नाम दिया है इसको असंबद्धता, मतलब यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिलती है। भाई ये लेयर्स है, तो यहाँ पर लेयर्स के बीच में यहाँ पर आपको ये असंबद्धता यहाँ पर पाई जाती है, और ये असंबद्धता क्या कहलाती है, तो मोह असंबद्धता कहलाती है। ध्यान में रखना है, क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, तो मोह असंबद्धता पाई जाती है। तो भाई मैम, मोह असंबद्धता जैसा ही कोई द्रव और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाए तो भी मिलेगा क्या, तो अवश्य मिलेगा। यहाँ पर देखना है आपकी जो सीमा और जो सियाल, जो आपकी सूर्य सीमा और जो नीफे परत है ना, इनके मध्य में भी मोह असंबद्धता जैसी ही असंबद्धता पाई जाती है। दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता, बिकॉज इसका जो पता है ना, गुटेनबर्ग सम्मेलन के दौरान लगाया गया, तो इसको नाम भी गुटेनबर्ग असंबद्धता दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार की असंबद्धता पाई जाती है। देखो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर बना देती हूँ, ये आ गई आपकी नीफे परत, ठीक है, ये आ गई आपकी सीमा परत, ठीक है, और ये आपकी लहर आ गई कौन सी, तो सियाल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ पर पाई जा रही है ये मोह असंबद्धता, तो ये है, ठीक है, कहाँ पर है, तो सीमा और सियाल के मध्य के अंदर है मोह असंबद्धता, ठीक है, मोह असंबद्धता, ठीक है। और इसके अलावा गुटेनबर्ग असंबद्धता है, तो वो सीमा और आपके नीफे के मध्य के अंतर्गत है, ठीक है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली बना दिया, तो आई होप अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो ये आप ध्यान रखें, मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता, दो प्रकार के यहाँ पर, ये द्रव अवस्था के अंतर्गत है, ये भी तरल है, और आपका ये जो है ना यहाँ पर, ये भी क्या है, तरल अवस्था के अंतर्गत है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये एडवर्ड स्वेस ने बता तो दिया कि भाई यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में सियाल और सीमा के मध्य, और साथ में आपके नीफे और सीमा के मध्य, दो यहाँ पर पार्ट, यहाँ पर एक तरीके से क्या है, तरल अवस्था में है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी का ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं के अंतर्गत है, ठीक है। अब ये जो मिस्टर स्वेस ने बताया है, तो ये बताया किन आधारों पर, तो भाई ऐसी एक्टिविटीज आपके अर्थ के ऊपर धरातल पे, यहाँ पर सरफेस पर देखी गई होगी, तभी तो इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया क्या, मैंने आपको ज्वालामुखी उद्गार का जो एक एग्जाम्पल पहले दिया था, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या होता है आपको पता है, तो यहाँ पर देखो मैं बताती हूँ,
तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, ये धरातल आ गया अपना, ठीक है। अब धरातल के अंतर्गत क्या है, आपको पता है ये आपका सूर्य आ गया, ठीक है। अब सूर्य से सनरेज आई कहाँ पर, धरातलीय भाग पर, ठीक है। अंदर प्रवेश कर गई, जैसा कि यहाँ पर सियाल है और यहाँ पर आपकी सीमा है, ठीक है। तो जब ये अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होगी आंतरिक भाग में, और यहाँ पर आ गई आपकी नीफे परत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जब ये वापस यहाँ पर क्या है कि जो आपका मैग्मा है ना, तो मैग्मा के थ्रू क्या है, जब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, यानी प्लेट विवर्तनी की होगी, जो आप सारी प्लेटों के सीमांत के सहारे, तो उस वक्त क्या है कि जैसे कुछ जो मैग्मा का पार्ट है ना, ये जो पिघला हुआ जो द्रव अवस्था वाला क्षेत्र है, ये बाहर आने की कोशिश करेगा। देखो प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है ना, वो आपके हैरियस ने 1960 में दिया था। महाद्वीपीय संचलन के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो आपके प्लेट विवर्तनी की शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने किया था, ये आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैग्मा क्या है, ऊपर उठने की कोशिश करता है। जब ये मैग्मा ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो मैंने क्या बताया, तरल अवस्था में था, बाहर आने की कोशिश करेगा, इसके साथ साथ कुछ गैसें भी निकलेगी, साथ में एटमॉस्फेयर में भी कुछ गैसें विद्यमान है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो लावे में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आपका ये जो द्रव अवस्था के अंतर्गत था, तरल अवस्था में था, इसको मैग्मा कहा गया, और ये मैग्मा ही बाहर आकर किस में चेंज हो गया, तो आपके लावे के अंतर्गत चेंज हो गया। तो पर्वत यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप भी तो हमें देखने को मिली ये अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ ना, तो ज्वालामुखी उद्गार ने एक तरीके से प्रूव कर दिया कि एडवर्ड स्वेस ने कहा तो गलत नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज सियाल और सीमा के मध्य द्रव अवस्था के अंतर्गत एक नदी बहती है, तभी तो ये द्रव बाहर की ओर आया ज्वालामुखी विस्फोट के समय, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये एडवर्ड स्वेस ने जो बताया है वो क्या है, एग्जैक्ट सही है। क्लियर हो गया। इसके अलावा एडवर्ड स्वेस ने बताया कि ये पार्ट क्या है, नीफे वाला पार्ट क्या है, ठोस है। अब ठोस के अंतर्गत क्या प्रमाण हुआ, तो भाई आपकी जो अर्थ है ना, हमारी जो अर्थ है, उसका घनत्व क्या है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व है आपका 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पृथ्वी का घनत्व है, ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5, मतलब औसत घनत्व इतना है। इसके अलावा पृथ्वी आपका जो एडवर्ड स्वेस इसने बताया, जो नीफे है ना, उसका घनत्व कितना है, नीफे का घनत्व है 11 प्रति घन सेंटीमीटर, किसका घनत्व है, आपके नीफे का घनत्व है। इसके अलावा बात करें तो सीमा का घनत्व इसने बताया है, तो आपके 2.9 से बताया है आपके 4.7 प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसका बताया है, तो आपका सीमा परत का जो है घनत्व बताया है। इसके अलावा बात करें तो सियाल परत का जो घनत्व है वो बताया है कितना, तो 2.67 से लेकर आपके कितना है, तो यहाँ पर 3.3 घन सेंटीमीटर क्या है, आपके सियाल परत का घनत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आधार पर एडवर्ड स्वेस ने यही बताया कि यहाँ पाई जाने वाली जो चट्टाने हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नेशियस रॉक्स, दोनों का समन्वय, ठीक है। साथ में जो आपकी सीमा है वहां पर घनत्व ज्यादा है, और केंद्र में जो है ना नीफे परत, इसका घनत्व और भी ज्यादा है कि नहीं। यहाँ पर 11 से 12 गई 13 प्रति घन सेंटीमीटर भी यहाँ 11 से 13 हमें मिल जाता है। तो इसी वजह से एडवर्ड स्वेस का जो वर्गीकरण है हम लोग देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पर देखेंगे, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो यहाँ से जो द्रव अवस्था से यहाँ पर जो पदार्थ निकलेंगे ना, तो उनमें सियाल और साथ में सीमा, दोनों परत के अंतर्गत पाए जाने वाले जो तत्व है, दोनों के मिश्रित विशेषताओं वाले पदार्थ बाहर निकलते हैं। जैसे आपके बहुत सारी धातुएं हो गई, तो जो धातुएं ग्रेनाइट है, नीस है, बेसाल्ट है, ठीक है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जो धातुएं जो आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलती है ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान, तो हमें पता चलता है कि उसमें सीमा की परत के अंतर्गत पाए जाने वाले पदार्थों के भी गुण है, और साथ में सियाल परत के अंतर्गत पाए जाने वाले पदार्थों के भी गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये स्पष्ट होता है कि जो एडवर्ड स्वेस ने कहा वो गलत तो नहीं है। घनत्व भी यही बात कहता है कि इसने जो वर्गीकरण किया सियाल, सीमा और नीफे के अंतर्गत, वो सही है। इससे हल्की, ये सबसे ज्यादा हल्की है, उसके बाद में ये भारी है इससे, और ये इससे भी भारी है, ठीक है। इसके अलावा देखो घनत्व के साथ साथ में तापमान भी जो है ना, तापमान एक और प्रूफ जो है एडवर्ड स्वेस के फेवर में आ जाता है
कि इन्होंने सही बताया कि क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाओगे ना, वैसे वैसे क्या है, तापमान में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऊष्मा जो सूर्य से यहाँ पर सरफेस पर आकर टकराई है, तो वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश कर गई। तो यहाँ पर क्या है, ये यहीं तक प्रवेश कर पाती है, जो आपकी गुटेनबर्ग असंबंधता है, तो यहीं की चट्टानों को ये पिघला सकती है, ठीक है। इसके अलावा भाई इसके अंदर ग्रेविटी पाई जाती है, तो निफे परत की वजह से, बिकॉज इसमें लोहांश के तत्वों की प्रधानता सर्वाधिक है निफे परत के अंतर्गत। तो एडवर्ड स्वेस के पक्ष में एक और जो ग्रेविटी ऑफ जो रूल्स ऑफ ग्रेविटी है, जो कि आइजैक न्यूटन ने दिए थे, वो भी उसके उनके एडवर्ड स्वेस के पक्ष में आ जाता है कि इन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो गलत नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा जैसे आपका जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज, ताप, दाब और जो घनत्व है इनके फेवर में आ जाते हैं। क्लियर हो गया। ज्वालामुखी संबंधी जो आपकी जो क्रिया है वो भी इनके फेवर में आ जाती है कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है, तो उसके दौरान किस प्रकार की जो हमें विशेषता है जो इनके आंतरिक भाग के चट्टानों जो भी धातुएं निकली है उनमें देखने को मिलती है, तो वो एडवर्ड स्वेस ने बताया, ठीक है। वैसे वैसे ही इस पूरे मतलब ये जो सारे जो तत्व हैं इनके फेवर में आते हैं कि इन्होंने बताया सही है कि इतनी लेयर्स ये पाई जाती है। बिकॉज जो भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ ना, तो उसमें जो भी चट्टानें निकली, तो सिलिका एल्यूमिनियम की प्रधानता थी, मतलब जो भी इसमें जो तरल पदार्थ निकला ना, जो लावा बनकर जम गया इन पहाड़ों के अंतर्गत। तो इन पहाड़ों को खोदने पर, इन पहाड़ों के अंतर्गत जब खनन कार्य होगा, तो उनमें सिलिका एल्यूमिनियम पाया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, सिलिका मैग्नीशियम भी पाया जाता है और लोहांश की मात्रा रहती है। बिकॉज यहाँ आपकी गुटेनबर्ग असंबंधता से भी तो बहुत सारे तत्व बाहर निकलते हैं, तो आपके निकल और फेरस आयरन की प्रधानता भी इनमें पाई जाती है इन पहाड़ों के खनन के उत्खनन के दौरान, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा देखो, हमने स्टूडेंट जब शुरू में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आपके जो सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हमने जेम्स जीन्स और जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना है वो पढ़ी थी। अब ज्वारीय परिकल्पना में जेम्स जीन्स ने क्या कहा था, जेम्स जीन्स ने बताया था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है भाई, पृथ्वी जब शुरू के अंतर्गत अवस्था में थी वो कैसी थी, तरल अवस्था में थी। तो ऑब्वियसली बात है, तो तरल पदार्थ आपकी पृथ्वी में विद्यमान रहेगा, बिकॉज पृथ्वी की 3 अवस्थाएं हैं। तो आपके वायुमंडल भी पाया जाता है, और आपका जो सॉलिड है, आपका स्थलमंडल है, और आपका जो मतलब जो तरलीय अवस्था के अंदर द्रव है वो भी इसमें पाया जाता है, तो द्रव ऑब्वियसली है। इसके अलावा ग्रहाणु परिकल्पना जो चैम्बरलिन ने दी थी, उसमें उसने बताया था कि जो पृथ्वी है वो ठोस अवस्था में थी, और मतलब ठोस अवस्था के अंतर्गत थी, ये बताया, ठीक है। तो ठोस जो पदार्थ है आपके निफे है जो केंद्र, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, ठोस अवस्था में, तो वो भी पाया जाता है, तो वो भी एडवर्ड स्वेस के वर्गीकरण के फेवर में आते हैं। इतना क्लियर हो गया। एडवर्ड स्वेस का वर्गीकरण तो हमने पढ़ लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, भूकंपीय जो तरंगे ना, पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है ना, ये आपका धरातल है मान लीजिए, और इस धरातल पर क्या है आपको पता है, आंतरिक भागों में जो भी हलचलें होती है ना, या जो भी गतिविधि होती है, उसका प्रभाव सीधा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी धरातल पर पड़ता है, ठीक है। जैसे आपका ज्वालामुखी उद्गार हो गया, इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी हो गई, तो भूकंपीय एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो भूकंप जो हमें पृथ्वी के ऊपरी भाग पर देखने को मिलते हैं, तो भूकंपीय तरंगों के, ये तरंगों के माध्यम से भूकंप लाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी भूकंप जैसी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, तो कुछ तरंगे इसमें अपना योगदान करती है, ठीक है। तो इन तरंगों के आधार पर भी पृथ्वी को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। जब तक क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और देखो, आप लोग जितना सहयोग करेंगे उतना ही क्या है, शिक्षा को बल मिलेगा, शिक्षा आगे बढ़ेगी, ठीक है। और आप सभी को क्या है, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही देना है। क्लास देखने के बाद में अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी सिबलिंग्स है उनके साथ भी क्लासेस शेयर कर देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, भूकंपीय तरंगों के आधार पर देखा जाए, तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी क्या है, तो यहाँ पर जो आपकी अर्थ के जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्गीकरण, कि आंतरिक भाग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान देना है यहाँ पर, ये आपकी क्या है, अर्थ है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, वही भूकंपीय तरंगे भी यही कहती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठोस है, और इसका नाम क्या दिया गया है, तो क्रोड यहाँ पर नाम दिया गया है। सॉरी। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का केंद्र है ना, इसको क्या कहा गया है, क्रोड कहा गया है, ठीक है।
एकदम ठोस चट्टानी भागों से ये निर्मित है, ठीक है। अब यहाँ इसके अंतर्गत इसका जो मध्य भाग है इसको कहा गया है मेंटल कहा गया है, ठीक है। और ये ऊपरी भाग है इसको क्या कहा गया है यहाँ पर, तो इसको कहा गया क्रस्ट कहा गया है, ठीक है। एकदम पतली सी लेयर में बना देती हूँ भूकंपीय तरंगों के आधार पर, ये क्रस्ट इतना ही है इसकी मोटाई, ठीक है। तो क्रस्ट ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है। क्रस्ट को जो है भूपर्पटी भी हम लोग कह सकते हैं, भूपर्पटी अदरवाइज क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और ठोस आपके क्रोड के अंतर्गत ये 3 पार्ट्स में आपकी भूकंपीय तरंगों के माध्यम से डिवाइड किया गया। अब देखो स्टूडेंट्स, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से कैसे पता चला, भाई नाम तो दे दिया चलो ठीक है, लेकिन भूकंपीय तरंगे किस प्रकार से, देखो वही चीज है, हम लोग जैसे 2 वर्गीकरण है लेकिन सेम प्रक्रिया सिचुएशन वही चीज बता रहा है, इससे अलग तो नहीं बता रहा ना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पेड़ पौधे उगे हुए, ऐसा कुछ कोई सिद्धांत नहीं कह रहा। तीनों चीजें, दोनों चीजें सेम है, चाहे एडवर्ड स्वेस ने बताया नाम अलग दे दिया, उसने जो चट्टानों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निफे और आपके निकल, इनके निकल और आपके फेरस, इसके आधार पर वर्गीकरण किया। और इसने नाम जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने नाम दिए क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, इस प्रकार से नाम दे दिए। ये तो किसी ने नहीं बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है बहुत बड़े बड़े महासागर है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे कैक्टस है, बहुत सारे सब्जियां उग रखी है, फूल है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो बिल्कुल भी याद करने में बिल्कुल प्रॉब्लम होगी नहीं। ये भी नहीं बताया कि भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग में मछलियां तैर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर याद करने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, याद आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो भूकंपीय जो तरंगे होती है ना आपकी जो, तो वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये ध्यान देना है हमें। भूकंपीय तरंगे देखो आपके सामान्यतया 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे, ठीक है, पी तरंगे जिनको हम लोग प्राइमरी वेव्स कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी वेव्स भी इनको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो पी वेव्स हो गई, पी टाइप की वेव्स हो गई, एस टाइप की वेव्स हो गई। तो एस टाइप की वेव्स को हम लोग क्या है, सेकेंडरी वेव्स भी हम लोग कह सकते हैं, और सेकेंडरी वेव्स हम लोग कह सकते हैं। और इसके अलावा एल टाइप की तरंगे हो गई, तो एल टाइप की मतलब लॉन्ग या फिर सरफेस वेव्स भी इसको कह सकते हैं। देखो सरफेस में आ जाए तो एस तरंगे, एस टाइप की तरंगों में बिल्कुल भी टिक मत कर देना, सरफेस तरंगे लॉन्ग टाइप की वेव्स में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो पी तरंगे होती है ना ये बहुत खतरनाक होती है, और ये अनुदैर्ध्य चलती है। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि आपकी सीधी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल चलती है, बिकॉज यहाँ पर ध्यान देना है, अनुदैर्ध्य वही है जो आपके अगर यहाँ से नीचे आपके मतलब इस क्रोड से चलेगी ना, तो क्रोड से चलकर सीधे धरातल में प्रवेश कर जाएगी, नुकसान बहुत पहुंचाती है पी तरंगे प्राइमरी वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी पी तरंगे, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसा कि यहीं पर देखो इस भूकंपीय तरंगों के आधार पर भी एक चीज यहाँ पर सिद्ध होती है क्या, कि भाई एडवर्ड स्वेस ने सही बोला है कि यहाँ पर जो एस तरंगे जो चलेगी ना ठोस भाग से, वो यहाँ तरल भाग में आते आते क्या है, रुक जाएगी, ठीक है। तो तरल भाग में प्रवेश कौन नहीं कर सकती, एस टाइप की तरंगे तरल भाग में प्रवेश नहीं कर सकती, जबकि पी टाइप की जो तरंगे हैं वो ठोस, द्रव और आपके गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है, ठीक है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है पी टाइप की तरंगे, लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो तरल भाग में लुप्त हो जाती है। तो इससे देखो एक चीज भी सिद्ध होती है कि अगर मान लीजिए कि महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट से तो प्रवेश कर गई, लेकिन जैसे महासागरों तक पहुंची तो यहाँ पर तरंगे क्या प्रवेश नहीं कर पाई, ठीक है। तो वैसे तो महासागरों के, अब यहाँ पर आप ये सोचोगे कि भाई महासागरों के लिए भी तो हम कह सकते हैं कि भाई महासागर तक आते आते विलुप्त, अरे तो महासागरों में भूकंप आते हैं क्या, भूकंप आते ही नहीं है, ठीक है। तो बात कहाँ की जा रही है, स्थल मंडल की। अब जब स्थल मंडल की बात करेंगे तो द्रव अवस्था तक पहुंचते पहुंचते एस टाइप की जो तरंगे लुप्त हो रही है, मतलब कि क्या है, महाद्वीपीय भाग से नीचे यानी कि क्रस्ट से नीचे एक द्रव अवस्था के अंतर्गत कुछ ना कुछ पदार्थ तो है, इसी वजह से ये विलुप्त हुई, इसको हमें जो है आपकी एस टाइप की तरंगे हमें देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर सिद्ध हो जाती है, ठीक है। अब जो आपकी जो सरफेस वेव्स है ना, ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, इसके अलावा देखो कुछ और तरंगे, एसजी तरंगे और आपके पीजी तरंगे, इनका भी जो है आपके कुछ समय पहले जो है भूकंप आने पर इनका भी पता लगाया गया था कि इस टाइप की तरंगे भी आपके देखने को मिलती है। ये कुछ आपके पी टाइप और सेकेंडरी वेव्स की सिमिलर ही है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। देखो इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया है कि आपका जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है कैसा है। वैसे तो हमने लास्ट क्लासेस में भी बीच बीच में चर्चा कर ली थी, तो इतनी ज्यादा कोई लंबी क्लास आज की नहीं होने वाली है।
और चैनल को लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है, भरपूर सहयोग देना है चैनल को आगे बढ़ाने में, बिकॉज देखो शिक्षा हर घर तक पहुंच होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का ड्रीम था जिस पर सभी टीचर्स काम कर रहे हैं कि शिक्षा आपके द्वार, ठीक है। तो शिक्षा को सभी के द्वार पहुंचाने में अगर आपका सहयोग रहेगा तभी स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना है वो सच हो पाएगा, ठीक है। देखो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस हम लोग कैरियर डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 12 जनवरी को। और आप सभी भी एक संकल्प ले स्वामी विवेकानंद जी की तरह कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। बीच में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग आते हैं, हटाते जाओ सबको, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ पर रखना है, कोई चीजें मैटर नहीं करती है, आपका लक्ष्य मैटर करता है, ठीक है। ये चीज दिमाग में बैठा लो। अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान क्या रखना है हमें, कुछ जो आपके कुछ आपके आंकड़े हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। सियाल जो परत है ना उसकी मोटाई कितनी है, तो मोटाई है कितनी आपके 50 से 300 मीटर, 50 से 300 आपके हाँ, तो 50 से 300 यहाँ पर मीटर में क्या है, इसकी किलोमीटर के अंतर्गत मापी जाएगी, किलोमीटर्स में क्या है मोटाई की, ठीक है। इसके अलावा बात करें सीमा परत की, तो सीमा परत भाई और अपन गहराई में चलेंगे तो यहाँ पर ये आपके 1000 से 2000 किलोमीटर की गहराई में पाई जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में बताती हूँ मैं आपको। नीफे परत आ जाएगी, तो नीफे परत की कितनी है, तो आपकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ नीफे परत की जो गहराई है ना आपके 6378 किलोमीटर ये गहराई में पाई जाती है। एकदम क्रोड भाई, एकदम केंद्र है पृथ्वी का, और यही पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या भी है, ठीक है। क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, आप अपने पढ़ा 50 से 300 किलोमीटर, 1000 से 2000 किलोमीटर, भाई 300 से लेकर आपका जो 1000 किलोमीटर है वो कहाँ गया, ये कहाँ पे लैप्स हो गया, तो भाई यही तो संक्रमण क्षेत्र के अंतर्गत आ गया कि नहीं, जिसमें कुछ टूट फूट के दौरान सियाल परत की चट्टानें भी मिक्स हो जाती है, कुछ टूट फूट के दौरान जो है आपकी सीमा परत की जो चट्टानें हैं वो भी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था, यहाँ की जो लेयर है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो यहाँ का तो गुटेनबर्ग का संबंध था, ये मोहुआ संबंध था, ठीक है। इतना आई होप आप सभी का क्लियर हो चुका होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहे, पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।